बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स के एक टॉपिक को उठाया था जिसका नाम था गति, और इस गति में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन को लेकर चर्चा की थी कि दूरी और विस्थापन क्या है और उनके बीच में अंतर क्या होता है। वही इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे गति की, गति क्या होती है, और गति से आगे बढ़ते हुए फिर दूरी और चाल को समझेंगे। तो बिना देर किए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम गति की बात करें तो आप गति की डेफिनेशन देख पा रहे होंगे जो बोर्ड पर लिखी हुई है। यहाँ कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन देखा जाता है तो उसे गति कहते हैं। तो वस्तु की स्थिति में यानी कि वस्तु की पोजीशन में आपको चेंज देखने को मिलेगा, और ये जो चेंज होगा ये चेंज किसके सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष होगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। देखिए, डेफिनेशन से हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन माइंड में हमारी डेफिनेशंस नहीं बैठती हैं, माइंड में हमारे पास एग्जाम्पल ही बैठेंगे। तो हम एक बेहतरीन एग्जाम्पल को लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात कहूँ कि कोई भी वस्तु गति में है या नहीं है, इसको हम कैसे पता करेंगे? तो आप कहेंगे सर अगर कोई वस्तु चल रही है, चलने का मतलब गति में है या नहीं है, इसके लिए हम देखेंगे कि वह व्यक्ति कितने समय में कितनी दूरी कवर करता है। मतलब जैसे एक व्यक्ति ए है, ये एक व्यक्ति ए है, ये यहाँ पर अभी सिचुएटेड है, अभी स्थित है, और कुछ समय बाद हमने देखा कि ये ए ही व्यक्ति यहाँ पर पहुँच गया। तो हमने ये देखा कि ये व्यक्ति ए अभी यहाँ पर था, लेकिन कुछ समय बाद ये व्यक्ति यहाँ पहुँच गया। तो हमने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसने कुछ डिस्टेंस तय की, कुछ दूरी तय की। इसका मतलब क्या है कि ये जो वस्तु है वो किस में है, मोशन में है, गति में है। ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिससे आप मोशन को बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा, आप जब भी ट्रेन में बैठे हों और आपने देखा हो कि दो ट्रेन एक साथ एक ही चाल से बढ़ रही हैं आगे, तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए यात्री को, चाहे वो इस ट्रेन में बैठा हो चाहे वो इस ट्रेन में बैठा हो, दोनों को ये लगता है कि वो दोनों ही मोशन यानी कि गति में नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब समान समय में दोनों की चालें क्या हो जाती है, समान हो जाती हैं। यानी जैसे अगर मैं कहूं कि एक ट्रेन है, ये भी इस दिशा में जा रही है, और एक दूसरी रेलगाड़ी है, ये भी इस दिशा में जा रही है। दोनों रेलगाड़ियां ए और बी, दोनों की चालें क्या है, समान है, और दोनों ही क्या जा रही हैं, समान दिशा में समान चाल से जा रही हैं। समान चाल का मतलब है कि समान समय में समान दूरी को तय कर रही हैं। तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर बैठे हुए यात्रियों को एक दूसरे की तरफ देखने पर ऐसा लगेगा, ये यात्री इसकी तरफ देख रहा है और ये यात्री इसकी तरफ देख रहा है, इन दोनों को ऐसा लगेगा कि ये दोनों ही कैसे हैं, विराम अवस्था में है, यानी रुके हुए हैं, गति में नहीं है। लेकिन अगर यही व्यक्ति यहां देखने की बजाय अगर यहां देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई वह गति में है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि इन दोनों ही वस्तुओं की जो स्थिति है वो समय के सापेक्ष परिवर्तित तो हो रही है, लेकिन दोनों का अगर तुलना की जाए तो दोनों की स्थिति समान चेंज हो रही है। मतलब दोनों ही एक समान स्थिति में परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए हमें इनका परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन वही जब यह व्यक्ति किसी अलग दिशा में देख रहा है तो उसको तब लग रहा है कि वह वस्तु गति में है। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में यहाँ की जो स्थिति है वो बदलेगी नहीं, और यहाँ की स्थिति लगातार समय के अकॉर्डिंग बदल रही है। जैसे प्लेटफॉर्म से जब ये गाड़ी छूटेगी तो जब ये प्लेटफॉर्म की तरफ देखेगा तो उसको लगेगा कि वह किस में है, गति में है। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म तो अपनी स्थिति वहीं बदलेगा, प्लेटफॉर्म जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। यानी अगर आप समय कितने भी समय बाद आए, कितने भी समय की चर्चा करें, कितने समय बाद भी अगर आप देखेंगे तो समय के साथ जो स्थिति है प्लेटफॉर्म की या स्टेशन की वो नहीं बदलेगी, लेकिन रेलगाड़ी की स्थिति लगातार बदल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वह रेलगाड़ी किस में है, गति में है। तो अपने गति को समझा कि गति की जब भी बात होती है, मोशन की जब भी बात होती है, तो कहते हैं कि जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि समय के सापेक्ष परिवर्तित कर ले तो हम कहेंगे कि वह गति, वह वस्तु किस में है, मोशन में है, गति में है।
आई होप आपको इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको एग्जाम्पल के जरिए मैंने समझाया है तो आपको एग्जाम्पल भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको जब भी गति की बात कही जाए तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि गति का मतलब होता है कि समय के सापेक्ष किसी भी व्यक्ति की स्थिति में चेंज आना, समय के सापेक्ष किसी व्यक्ति की स्थिति में चेंज आना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि एक व्यक्ति है, उसकी स्थिति ए वो यहाँ पर है और टी समय बाद भी मैं देखूँ कि वो यहीं पर है, यानी कितने समय बाद भी मैं देखूँ वो यहीं पर हमें मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर रही है। समय के सापेक्ष वह वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर रही है, वह जहाँ है वही है। जैसे मुझसे किसी ने कहा कि यहाँ पर ही खड़े रहो, मैं 10 मिनट बाद तुमसे मिलने आऊँगा, तो मैं 10 मिनट तक यहीं पर अगर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि समय के सापेक्ष मेरी स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, मैं जहाँ पर था मैं वहीं पर हूँ। इसका मतलब है कि मैं किस में नहीं हूँ, मैं मोशन यानी कि गति में नहीं हूँ। लेकिन अगर उसने मुझसे 10 मिनट के लिए कहा था और मैं 10 मिनट बाद यहाँ से ना हिलकर मैं कहीं और पहुँच गया, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अपनी स्थिति को बदला है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो गति हमेशा सापेक्ष से तय की जाती है, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आप कहेंगे कि हाँ वस्तु गति में है। ठीक है। अब एक ही अगर जैसे मैं पृथ्वी की बात करूं, पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूम रही है, यानी पृथ्वी अपने आप में क्या कर रही है, मोशन कर रही है। और पृथ्वी के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो अगर स्थिर हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे स्थिर हूँ, तो यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी कुछ गति नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों की नज़रों में भी और मैं अपनी खुद की नज़र में अपने समय के सापेक्ष में अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा हूँ। लेकिन अगर अंतरिक्ष में किसी और ग्रह से कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी की तरफ देख रहा होगा तो उस स्थिति में मेरी स्थिति लगातार चेंज हो रही होगी, क्योंकि मैं समय के सापेक्ष, क्योंकि पृथ्वी समय के सापेक्ष गति कर रही है, इसलिए मैं भी पृथ्वी के साथ साथ क्या कर रहा हूँ, गति कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि किसी एक चीज के सापेक्ष आपको वो वस्तु स्थिर लग रही हो, लेकिन दूसरे के सापेक्ष वह वस्तु क्या लग रही हो, गति में लग रही हो। जैसे अगर आपने इसका एग्जाम्पल देखा था, 2 रेलगाड़ियां थी, दोनों रेलगाड़ियां गति में थी और दोनों रेलगाड़ियों के अंदर बैठे हुए व्यक्ति ने जब एक दूसरे की तरफ देखा तो दोनों को ऐसा लगा कि दोनों ही गति में नहीं है। लेकिन जब दोनों ने किसी दूसरी स्थिति के सापेक्ष देखा, यानी जब उन्होंने बाहर खिड़की से देखा कि जो प्लेटफॉर्म है वो वहीं पर रह गया और वो प्लेटफॉर्म से आगे निकल गया है, इसका मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जो गाड़ी के अंदर बैठा है वो क्या कर रहा है, वह गति में है। कभी कभी आपने देखा भी होगा कि जो रेलगाड़ी होती है उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति अगर स्टेशन पे एकदम से गाड़ी बिल्कुल स्मूथली छूटती है तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि गाड़ी चल दी, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि ये गाड़ी चल दी है। तब आप क्या करते हो, खिड़की के बाहर देखते हो। जैसे ही आपने खिड़की के बाहर देखा तो आपको चीज़ें गति में दिखती हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको तब एहसास होता है कि हाँ गाड़ी चल दी, गाड़ी स्टेशन से छूट गई। क्लियर है इतनी बात? तो आपको आई होप कि इस मोशन की डेफिनेशन को समझ में आ गया होगा कि मोशन क्या होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि दूरी और विस्थापन इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स समझते हैं हम लोग दूरी और वेग में, चाल और वेग में क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि चाल के लिए हमने सिर्फ फॉर्मूले को लिखा है। मतलब क्या है, देखिए अगर कोई वस्तु मोशन में है, अगर कोई वस्तु गति में है, तो हमने ये बात कही थी कि उस वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष क्या हो रही होगी, परिवर्तित हो रही होगी। समय के सापेक्ष का मतलब होता है कि समय से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, समय से यहाँ पे हम भाग देंगे। और समय से हम भाग देंगे तो किस में भाग देंगे, जैसे यहाँ पे अगर हमने चाल की बात कही तो चाल आपने कहा कि चाल जो है वो दूरी बटे समय होती है। अब ये जैसे हमने कहा, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर कोई वस्तु मोशन में है, इसका मतलब है कि वह समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रही होगी। स्थिति को बदलने का मतलब है कि वह कुछ ना कुछ लंबाई तय कर रही होगी, कुछ ना कुछ दूरी तय कर रही होगी। ठीक है ना, कुछ ना कुछ लंबाई तय कर रही होगी। उस लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी और विस्थापन में आपको कोई अंतर नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछली वीडियो में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। तो अगर मैं कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति समय के सापेक्ष कुछ दूरी तय कर रहा है तो हम कहेंगे कि वह वस्तु मोशन में यानी गति में है। और गति में है इसका मतलब क्या है कि उसकी कुछ ना कुछ चाल है, उसकी कुछ ना कुछ चाल मतलब चाल फरेब वाली चाल नहीं, यहाँ पे चाल का मतलब स्पीड है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक व्यक्ति 10 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय कर ले रहा है। एक व्यक्ति 10 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय कर ले रहा है। जैसे एक व्यक्ति ए यहाँ पर था और आप 10 सेकेंड बाद आपने देखा कि वह व्यक्ति यहाँ पर पहुँच गया और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 10 मीटर थी। तो आपने कहा कि ये जो व्यक्ति ए है, ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली, ये अमरेंद्र बाहुबली 10 सेकेंड में कहाँ पहुँच गया है, 10 मीटर की दूरी इसने तय कर ली है। इसका मतलब है इसकी चाल जो रही होगी वो क्या रही होगी, दूरी
बटे समय, और समय कितना था 10 सेकेंड, और चाल कितनी थी, चाल मतलब कि दूरी कितनी तय की थी 10 मीटर, इसका मतलब इसकी चाल कितनी निकल के आई थी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चाल आपको आई थिंक समझ में आई होगी। चाल क्या होती है कि समय के सापेक्ष आपने जो भी दूरी तय की है, समय के सापेक्ष आपने जो भी दूरी तय की है वह उस वस्तु या व्यक्ति की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी डिस्टेंस आपने कवर किया है वह जो आपकी कहलाएगी उस वस्तु या वस्तु की क्या कहलाएगी, स्पीड यानी कि चाल कहलाएगी। वही अगर हम लोग वेग की बात करें तो वेग भी तो यही है, वेग भी सेम वही चीज है जो चाल है, लेकिन इनके बीच में अंतर क्यों है? हम कहीं पर चाल बोलते हैं, कहीं पर वेग बोलते हैं। क्या दोनों एक ही चीज है? नहीं, दोनों एक चीज नहीं है। इन दोनों में वही अंतर है जो अंतर हमारा विस्थापन और दूरी में था। किस में था? विस्थापन और दूरी में था। तो जो अंतर हम लोगों ने विस्थापन और दूरी में पढ़ा था वही सेम अंतर हमें चाल और वेग में मिलता है। देखने में ये दोनों एक जैसे लगेंगे क्योंकि दोनों का मात्रक भी आपको दिख रहा होगा मीटर पर सेकेंड है, इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड है। इसकी अगर मैं डायमेंशन यानी विमा निकालना चाहूं तो आपको पता है कि दूरी को हम किस में लिखते हैं, मीटर में, और समय को हम किस में लिखते हैं, सेकेंड में। तो अगर हम इसकी विमा की बात करें तो दूरी मतलब लेंथ होती है एल और समय होता है टी। तो अगर इसकी डायमेंशन यानी विमा निकालना चाहें तो ये जो टी ऊपर की तरफ जब जाएगा तो ये पावर में -1 हो जाएगा, तो इसकी भी विमा एल टी -1 हो गई, और इसकी भी विमा जब निकालोगे तो विस्थापन भी अपने आप में लंबाई ही तो है, लंबाई ही है, लेकिन वह लंबाई कैसी है, शॉर्टेस्ट है। हम लोग बात कर चुके थे कि यहाँ पे जो लंबाई हम तय करेंगे वो कैसी होगी, न्यूनतम से न्यूनतम होगी। तो ये भी लंबाई ही है और समय को टी से दिखाएंगे तो इसकी भी विमा जो निकल के आएगी, जो डायमेंशन निकल के आएगी वो एल टी -1 होगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि चाल की भी विमा एल टी -1 ही है, वेग की भी विमा एल टी -1 ही है, दोनों के मात्रक भी क्या है, समान है। फिर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो अंतर देखिए, समझते हैं हम लोग। देखिए, जब हमने चाल की बात कही तो हमने कहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने जो भी दूरी तय की है, जो भी डिस्टेंस तय किया है उसको हम कहते हैं कि चाल है। लेकिन जब हम वेग की बात करते हैं तो हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है। अंतर समझ में आ रहा है? एक तरफ हम चाल में कह रहे हैं डिस्टेंस और एक तरफ हम वेग में कह रहे हैं यानी वेलोसिटी में हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो जब वस्तु डिस्प्लेसमेंट करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम कहेंगे कि वस्तु वेग है। वस्तु का वह क्या है, वेग है, वेलोसिटी है। तो वेग की जब बात होगी तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा यानी विस्थापन होगा, समय के सापेक्ष ही होगा। इसलिए हमारा जो मात्रक निकला वो मीटर पर सेकेंड निकला है और विमा जो निकली है वो एल टी -1 निकली है। यानी चाल और वेग दोनों के मात्रक समान होते हैं, दोनों की विमाएं समान होती हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि चाल की जब भी बात होती है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिस्टेंस कवर करते हैं, लेकिन जब वेग की बात होती है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हैं। तो इन दोनों के बीच में वही अंतर हो जाता है जो अंतर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, मतलब अदिश राशि और सदिश राशि का। यानी अगर हम यहाँ पे देखें कि चाल के अंदर आ रही है दूरी यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमने बताई थी कि आती अपने आप में एक अदिश राशि थी यानी कि स्केलर क्वांटिटी थी। तो एक स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है इसके अंदर सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। यानी जब भी आपने कभी भी सुना होगा कोई व्यक्ति की चाल बताई जाएगी तो चाल बताते समय आपको वहां पे दिशा नहीं बताई जाती है। जैसे एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब जब मैंने ये बोल दिया कि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपको यहां से ये समझ में आ चुका है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी टाइम यहाँ पे कितना है, 1 घंटा, घंटे के टाइम लिया गया है, और जो चाल ली गई है यानी जो दूरी ली गई है वो किस में ली गई है, किलोमीटर में ली गई है। तो हमने जब इसकी चाल देखी तो हमने इससे पता लगा लिया कि जो रेलगाड़ी है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बात कहता कि एक रेलगाड़ी जिसका वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इतना कहने से हमारी बात पूरी नहीं होती। बात समझ में आ रही है? अगर मैं चाल कह रहा हूँ कि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इतना कहने से हमारी बात कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि एक रेलगाड़ी जिसका वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ पर हमारी बात पूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि चाल एक अदिश राशि है, यहाँ पर दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब भी हम वेग की बात करते हैं, जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसी राशि, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी जिक्र हो। परिमाण तो हो ही हो, साथ साथ क्या हो,
दिशा हो, तब हम कहते हैं कि वह राशि कैसी है, सदिश राशि है। तो चूंकि वेग एक सदिश राशि है और सदिश राशि क्यों है, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ना होके क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ये सदिश राशि है इसलिए हमें यहाँ पे परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ पर वेग के लिए ये नहीं कहेंगे कि एक रेलगाड़ी जिसका वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप कहोगे सर आप गलत बोल रहे हो, आपको अगर वेग का जिक्र किया है तो आपको इसकी परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा का भी जिक्र करना पड़ेगा। तब हम कहेंगे कि भाई एक रेलगाड़ी जिसका वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व है, मतलब अब हमने यहाँ पे परिमाण भी बोला और इसकी दिशा भी बोली कि यह रेलगाड़ी ईस्ट की तरफ जा रही है या ये रेलगाड़ी साउथ की तरफ जा रही है या रेलगाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही है या वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है ना, 4 ही दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमने चाल को समझा, वेग को समझा, इन दोनों के बीच के अंतर को समझा, इन दोनों की डेफिनेशन को समझा और इनके फॉर्मूले, इनकी विमा और इनके मात्रक को भी समझा। आई थिंक आपको चाल और वेग में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, आपको सिंपली ये समझ में आ गया होगा कि चाल एक अदिश राशि है, यानी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके साथ हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वेग यानी कि वेलोसिटी एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ना होके क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए ये भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब ही है कि यहाँ पे हमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी होना जरूरी है। आई थिंक आपको दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आ गया होगा और यहाँ पर आपको चाल और वेग में भी अंतर समझ में आ गया होगा। अब जब हमने यहाँ पे दूरी और विस्थापन को समझ लिया है, दूरी और विस्थापन को भी समझ लिया है और हमने यहाँ पे वेग को भी समझ लिया है, चाल को भी समझ लिया है, तो अब हम यहाँ पे एक केस को लेते हैं और वह केस ऐसा है कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। मतलब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, वह वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, वह वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। आप कहेंगे सर दूरी एक अदिश राशि है इसलिए इसमें हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसने कितनी लेंथ तय की है, कितनी लेंथ तय की है, कितनी लंबाई तय की है। तो हम ये देखेंगे कि जो वृत्ताकार मार्ग पर ये घूम रहा है तो वृत्ताकार मार्ग का अपना एक केंद्र भी होता है, एक सेंटर भी होता है और सेंटर से जब हम इसकी परिधि को मिलाते हैं तो वो इसकी क्या कहलाती है, त्रिज्या यानी कि रेडियस भी कहलाती है। और रेडियस को हम किस में लिखते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये इसका सेंटर था और ये इसकी रेडियस थी और ये जो है वो क्या है, इसकी सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि है। तो जो व्यक्ति है वो इस वृत्ताकार मार्ग की परिधि पर ही चक्कर लगा रहा है, परिधि पर ही घूम रहा है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी जो होगी, अगर मैं कहूँ ये इसमें सिर्फ एक चक्कर ही लगाई, यानी ये व्यक्ति यहाँ से चला और ऐसे ऐसे चलते 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 कहाँ आ गया, जहाँ से चला था वहीं वापस आ गया। ठीक है, तो आपने ये कहा कि सर ये यहाँ से चला था और ये यहीं पर वापस आया है, इसका मतलब है इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो जो इस वृत्त की परिधि है उसके बराबर ही होगी, उसके बराबर ही होगी। तो वृत्त की परिधि हम सबको पता होती है कि जो वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई r होती है, यानी जो इसकी सरकमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है बच्चा, 2 पाई r होती है। ये तब की बात है जब मैंने सिर्फ एक चक्कर ही लगाया है, लेकिन अगर इस मार्ग पर इस सर्कुलर पाथ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति भी है इस पॉइंट पर जहां मुझे उससे मिलना है और बार बार मिलना है, तो मैं क्या एक ही चक्कर लगाऊंगा, नहीं, मैं बार बार चक्कर लगाऊंगा। इसका मतलब है कि किसी का दिमाग फिर गया और वो एक बार चक्कर लगाएगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होगी। लेकिन अगर वह बार बार चक्कर लगा रहा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कुल कितनी होगी। तब आप कहेंगे सर फिर तो उसके चक्कर पर डिपेंड होगा, फिर तो उसके चक्कर पर डिपेंड होगा कि अगर उसने एक चक्कर लगाया है तो एक वृत्त की परिधि के बराबर उसकी चली गई दूरी होगी। लेकिन अगर उसने बार बार चक्कर लगाया है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी उसके चक्करों की संख्या पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता हुआ एक व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा, कितनी डिस्टेंस तय करेगा, तो आप कहेंगे वृत्त की परिधि गुना चक्करों की संख्या। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि देखिए अगर वह एक चक्कर लगा था
तो सिर्फ इतनी ही दूरी तय करता, 2 लगाता तो 2 पाई आर गुना 2 की दूरी तय करता, 3 चक्कर लगाता तो 2 पाई आर गुना 3 की दूरी तय करता, 4 चक्कर लगाता तो गुना 4 जितनी दूरी तय करता। इसका मतलब क्या है, हमने इसको जनरल वे में लिख दिया कि अगर वह n चक्कर लगाएगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी वृत्त की परिधि गुना n यहां पर क्या है, चक्करों की संख्या है। चक्करों की क्या है, संख्या है, चक्करों की संख्या। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि अगर एक वस्तु या अगर एक व्यक्ति किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करे तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 2 पाई आर इंटू एन होगी, जहां 2 पाई आर उस वृत्त की परिधि है और एन उस व्यक्ति के द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, हम लोग इससे रिलेटेड एक सवाल देख लेते हैं। देखिए, हमारे कोई भी विगत वनडे एग्जाम हो, जो कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो या कोई भी एकेडमिक एग्जाम हो, हमसे न्यूमेरिकल तो पूछे ही जाते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। अभी हम लोगों ने एक एप्लीकेशन को समझा कि एक वृत्ताकार मार्ग पर अगर हम लोग चक्कर लगा रहे हैं तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो 2 पाई आर इंटू एन होगी, जहाँ एन चक्रों की संख्या है और 2 पाई आर उस वृत्ताकार मार्ग की क्या है, परिधि है। उसी से रिलेटेड अगर सवाल आपका बनेगा एग्जाम में तो सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो ये दिया गया है कि 4 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर, यानी हमसे यहाँ पे ये कह दिया गया है कि जो पाथ है वो सर्कुलर है। जब पाथ सर्कुलर है तो हमने पहले पाथ बनाया। देखो जरा, समझाने के लिए पाथ बना रहा हूँ, एग्जाम में आपको पाथ बनाने का समय नहीं है। आपने क्या देखा कि एक वृत्तीय पथ है, यानी कि एक सर्कुलर मार्ग है। अब इस सर्कुलर मार्ग पर एक साइकिल जा रही है। मैंने क्या, साइकिल जाए, घोड़ा जाए, हाथी जाए, ऊंट जाए, आदमी जाए या सांप जाए, कोई भी वस्तु या व्यक्ति जाए, अगर वह वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है तो उसकी कंडीशन थोड़ा ना चेंज होगी। कंडीशन जो है हमें वही रखनी है। तो यहाँ पे साइकिल कुछ इस तरीके से इस सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही होगी, मूव कर रही होगी। इसने कहा है कि जो ये सर्कुलर ट्रैक है वो उसकी जो त्रिज्या है वो 4 मीटर है। इसका मतलब क्या है कि चूंकि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यानी एक वृत्त है, एक सर्किल है, तो इसका अपना एक केंद्र होगा। इसका अपना क्या होगा, एक केंद्र होगा, एक सेंटर होगा। और सेंटर होगा तो इसकी अपनी एक क्या होगी, रेडियस यानी कि त्रिज्या भी होगी। और वही त्रिज्या इसने दी है कि जो त्रिज्या है वो कितनी है, 4 मीटर है। त्रिज्या कितनी है, 4 मीटर है। जब त्रिज्या आपको दे दी गई है और आपको यहाँ पे एक चीज और दी गई है, क्या, चक्करों की संख्या। तो चक्करों का खेल है। तब देखो n बराबर, n हमने माना था चक्करों की संख्या, तो यहाँ पे इसने कितने चक्कर लगाए हैं इस सर्कुलर ट्रैक की साइकिल के साथ, इसने साइकिल से सर्कुलर ट्रैक पे 16 चक्कर लगाए हैं। तो चक्करों की संख्या कितनी है, 16 है। अब हमसे पूछा है उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस बतानी है। आपको भी पता है कि इसके द्वारा तय की गई दूरी जो d होगी वो हमने अभी देखी थी, कितनी थी, 2 पाई r इंटू एन, यही देखी थी। तो अब देखिए d इजिकल टू 2 पाई r इंटू एन है, जहां पर ये 2 पाई r उस सर्किल की क्या है, परिधि है। अब एक चीज देखिए, अगर मैं पाई r की बात करूं तो देखो 2 गुना पाई गुना r की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है, गुना n मतलब चक्करों की संख्या कितनी दी गई है, 16, तो मल्टीप्लाइड बाई 16 कर लिया है। अब देखिए जरा, सबका गुना ही तो करना है। तो देखिए 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 गुना 16, तो 80 और 48 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 128। देखिए 16 दूनी 32 और 32 का जब आप 4 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 128। 128 पाई हमारी यहाँ से जो दूरी निकली है, डिस्टेंस निकली है, वो 128 पाई निकली है। अगर मैं यहाँ आपसे इसका मात्रक यानी इसकी यूनिट पूछूं तो आप कहोगे सर हमको रेडियस किस में दी गई थी, मीटर में दी गई थी, तो हमारी जो डिस्टेंस भी आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। किस में आएगी बच्चा, मीटर में आएगी। तो अब देखिए ये ऑप्शन डिपेंड क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ऑप्शन में पाई के टर्म में दिया जा रहा है तो आप 128 पाई लिखेंगे, और अगर यही आपको ऑप्शन में पाई के अकॉर्डिंग ना दिया जाए तो हम पाई की वैल्यू रख देंगे, या तो 3.14 या 22/7, तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि हमें पता था कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो दूरी 2 पाई r इंटू एन होती है, जहां n चक्करों की संख्या है। हमें त्रिज्या भी दी गई है, हमें चक्करों की संख्या भी दी गई है, हमें सिर्फ दूरी निकालनी थी, तो दूरी के लिए 2 पाई r इंटू एन होता है, तो हमने d निकाला है 128 पाई मीटर। 128 पाई मीटर। आई होप आपको इस एप्लीकेशन में कोई भी समस्या नहीं रही होगी। तो हमने आज की वीडियो में मोशन को समझा कि गति क्या है, फिर हमने समझा कि चाल क्या होती है यानी कि स्पीड क्या होती है, और वेग यानी कि वेलोसिटी क्या होती है।
कौन अदिश राशि है, कौन सदिश राशि है, इनके बीच का अंतर भी समझा। फिर हमने समझा कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, इसको भी हमने निकाला। और फिर इसको समझने के बाद हमने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया। कल जब हम लोग इसकी वीडियो या जब भी अगली वीडियो इसकी आएगी तो वो अगली वीडियो होगी वो इसके एप्लीकेशन बेस्ड वीडियो होगी। मतलब हमने यहाँ पे दूरी को समझा है, वेग को समझा है, तो हम दूरी और वेग से इसके एप्लीकेशन को समझेंगे कि प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारी वीडियो यही है, इतने ही हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, एक अच्छे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।